नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। आशा रखती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग मैं सीधे शुरू कर रही हूँ मेरे इंटरनेशनल योगा डे के दिन से। उस दिन मैंने कैसे स्पेंड किया, कैसे मैंने योगा किया अपने ग्रुप के साथ। तो थोड़ा हल्का सा झलक मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ही लोगों के बीच में थी मैं। सब लोग योगा कर रहे थे, मैं भी योगा कर रही थी। जस्ट थोड़ा सा छोटा छोटा मैं क्लिप लेके आपके साथ शेयर करना का मेरा मन था, तो मैंने उस हिसाब से शूट किया है। तो देखिए यहाँ पे सब लोग प्राणायाम कर रहे हैं, फ्री हैंड एक्सरसाइज करेंगे हम लोग सब। That's why the cells are living and regenerating and having their own life cycle. Even if cell is not dying, you see the tumor, you see the cancerous diseases. So regeneration of the cell is also important. Dying, generating, regenerating. So just try to follow the instruction. During this practice, mental awareness needs to be at high percentage. So the first and middle finger, index finger, needs to be at eyebrow center where your mental awareness is. Thumb and ring finger to the side of the nostril. Spine straight, head is straight. Do not move the body during the practice. चलिए, मेरा योगा कंप्लीट हो चुका है। 3 घंटे हमने योगा किया। योगा के बाद इन्होंने लंच का भी आयोजन किया था इन्हीं के फार्म में। तो हम लोग सब थोड़ा थोड़ा कुछ रिफ़्रेशमेंट हिसाब से खा के घर आ गए। लेकिन घर में घर वालों के लिए तो खाना मुझे बनाना पड़ेगा, तो मैंने डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया अपना खाना बनाने के प्रोसेस से। तो मैं घर आके हाथ मुंह धो के किचन में चली गई। तो ये जो अभी सब्जी उबल रहा है वो है मिक्स वेजिटेबल। तो आज जो मैं बनाने वाली हूँ, ये सब्ज़ी बना के इस सब्ज़ी के थ्रू मैं वेज बिरयानी बनाने वाली हूँ। और आज का स्पेशल, क्योंकि वीकेंड है तो थोड़ा मैं, आपको पता ही है, अच्छे अच्छे डिशेस बनाती हूँ। तो वेज बिरयानी के अलावा भी बादामी मुर्ग बनाना स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो उसका मैंने अलग से आपको नहीं दिखाया, बट आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत गप्पे मारने का मन कर रहा है। और इसके अलावा भी मैंने बादामी मुर्ग वेज बिरयानी के अलावा भी एक आलू की सब्ज़ी बनाई है रात में रोटी के साथ खाने के लिए। और मेरे हस्बैंड ने प्रॉन कटलेट बनाया है, उसका भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा क्लिपिंग दिखाऊंगी। तो चलिए, आज के इस व्लॉग में मेरा गप्पे मारने का मेन टॉपिक है अमेरिका में लिविंग कॉस्ट कैसा होता है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए लिविंग कॉस्ट के रिलेटेड, जो भी आपके पास है इन्फॉर्मेशन। जो लोग घूमने आना चाहते हैं 1-2 महीने के लिए, तो वो किस हिसाब से अपना बजट सेट करेंगे। तो मैंने सोचा कि मुझे भी अभी कुछ साल हो गए हैं यूएस में, तो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कैसा यहाँ पे एवरेज एक्सपेंस होता है मंथली, 1 मंथ का अगर मैं ले लूँ, तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया तो मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मेन खर्चा होता है इनकम का, वो जाता है अपार्टमेंट रेंट में। अपार्टमेंट 1 BHK हो या 2 BHK हो, रेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो रेंट काफ़ी हाई होता है, पर रेंट भी डिपेंड करता है कि किस लोकेशन में आप अपार्टमेंट ले रहे हैं। जैसे इंडिया में बड़े बड़े स्टेट के जो सिटीज़ होते हैं, जैसे कि कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई में रेंट आप सबको पता है काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन छोटे शहर जैसे कानपुर, नागपुर, देहरादून, कोई भी, मेरठ, इन सब शहरों में अगर आप रेंट लेना चाहते हैं तो तुलना किया जाए तो कम होता है, कम रेंट देना पड़ता है। तो उसी हिसाब से जैसे कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा साइड में रेंट काफ़ी हाई होता है, पर पेंसिल्वेनिया, फिलाडेल्फिया, नॉर्थ कैरोलिना, यहाँ पे रेंट कम होता है। मैं कैलिफोर्निया में रहती हूँ, तो मेरे घर का जो अभी जिस घर में मैं रहती हूँ गिलरॉय में, उस घर में शिफ्ट होने से पहले मैं भी अपार्टमेंट में रहती थी। तो अपार्टमेंट में रहने के वक्त मैं 1 BHK अपार्टमेंट में रहती थी।
तो उस अपार्टमेंट का रेंट $2000 मुझे देना पड़ता था। और उसके हिसाब से इंडियन करेंसी में, जिसका हम लगा सकते हैं 83 चल रहा है अभी US डॉलर का वैल्यू 1 INR का, तो उसके हिसाब से 1,66,000 रुपीज़ का भाड़ा देना पड़ता था मुझे। तो वहाँ पे मैं 4 साल तक रही, तो इस हिसाब से मुझे हर महीने देना पड़ता था। मैं सनीवेल में रहती थी, जो कि एक विलेज माना जाता है, तो जो कि सैन फ्रांसिस्को जो प्रॉपर सिटी है उससे, सैन फ्रांसिस्को जो कि बहुत ही बड़ा शहर है और बहुत महंगा शहर है, पॉपुलर भी है। वहाँ पे 1 BH का रेंट $3000 से $4000 भी होता है, मतलब 2.5 लाख रुपए के करीब करीब। सेम न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट का रेंट ऐसा ही होता है, अप्रॉक्सीमेटली $2000 देना पड़ता है मुझे। पर मेरी फ्रेंड नॉर्थ कैरोलिना में रहती है, जो कि दूसरा स्टेट है USA का, वो 2 BH के अपार्टमेंट में रहती है $1300 देते हुए। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 1 BH के रेंट नहीं मिल सकता है आपको यहाँ पे, आपको 2 BH के ही लेना पड़ेगा। 2 BH का रेंट $2800 करीब करीब हो जाता है, मतलब 2,30,000 के करीब करीब। यहाँ जो अकेले आते हैं काम के सिलसिले में, वो कभी कभी 1 BH के अपार्टमेंट शेयर में भी ले लेते हैं 3-4 लोगों के साथ। शेयरिंग करने से आपको तो पता ही है, इंडिया में भी अपार्टमेंट शेयर करके काफ़ी लोग रहते हैं बैचलर की तरह। यहाँ पे भी लोग अपार्टमेंट शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग करने से रेंट काफ़ी कम देना पड़ता है, उनके हिस्से का शेयर काफ़ी कम हो जाता है। जैसे ही आपका रेंट देने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही नेक्स्ट स्टेप आपका स्टार्ट होता है होम इंश्योरेंस लेने का। होम इंश्योरेंस लेना यहाँ पे मैंडेटरी होता है। हर मंथ $12 से $15 आपको देना पड़ता है, जो कि 1100 से 1200 इंडियन करेंसी के हिसाब से हो सकता है। यहाँ पे जो मकान होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं, तो आग लगने का चांस बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो उसका डर सभी को मन में लगा रहता है। इसी वजह से होम इंश्योरेंस सब लोग ले लेते हैं। इसके अलावा भी थेफ्ट, नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान, टोर्नेडो, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत कॉमन है, वो आ सकता है। तो ये सब होम इंश्योरेंस के बाद कवरेज जो दूसरा बिल आता है और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है इलेक्ट्रिक बिल और यूटिलिटी बिल। यहाँ पे मैक्सिमम अपार्टमेंट में गैस सिलेंडर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है इंडिया की तरह। इलेक्ट्रिक कुकटॉप, जो कि इंडिया में इंडक्शन ओवन, गैस स्टोव होता है, उस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ मिलता है। इसके अलावा भी गर्मी में हीटर की वजह से इलेक्ट्रिक बिल काफ़ी आता है। आप AC फिर भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं पड़ती है, पसीना उतना आता नहीं है, ह्यूमिडिटी कम है, फैन चला के भी काम चलाया जा सकता है गर्मी में। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा बिल ठंड में ही आता है, क्योंकि गर्मी में आप AC को अवॉइड कर भी सकते हो, पर ये डिपेंड करता है कि कौन कितना गर्मी यहाँ पे ले सकता है। किसी किसी को गर्मी भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, तो उनको AC तो चलाना पड़ेगा ही। पर हमारा इलेक्ट्रिक बिल ठंड में ज़्यादा आता है, क्योंकि ठंड में नॉन स्टॉप हीटर चलता है यहाँ की ठंड की वजह से। गर्मी में एवरेज बिल $120 आता है, जो कि 8,000 रुपये इंडियन करेंसी के हिसाब से। ठंड में एवरेज इलेक्ट्रिक बिल $180 हो जाता है, जो कि 14,000 से 15,000 तक आ जाता है। जो तीसरा बिल होता है वो है यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल के अंतर्गत वाटर बिल आता है और सीवेज बिल आता है। हम लोगों का जो डस्टबिन, ट्रैश लेने के लिए जो गार्बेज ट्रक आता है, उनका सर्विस बिल को माना जाता है सीवेज बिल। इनका बिल यूटिलिटी बिल के अंदर ही आ जाता है। ये लगभग 80 से $100 के बीच में आता है, जो कि 7 से 8,000 रुपये इंडियन करेंसी में होता है। इसके अलावा भी ग्रोसरी बिल एक बहुत बड़ा खर्च होता है पूरे मंथ का। आपका खान पान, पीने का खर्च, खाने का खर्च, साबुन, शैम्पू, टिश्यू पेपर, चावल, आटा, दाल, सब्जी,
तेल, और अगर साथ में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बात ही कुछ अलग है, तो ज़्यादा खर्चा हो जाता है। फिश, चिकन, अंडे, गोट मीट और भी अलग अलग मीट है जो आप खाना पसंद करते हैं, वो सब खर्चा करके एवरेज $700 से $900 मंथली बिल हो जाता है। यहाँ पर चिकन का कॉस्ट कम होता है पर फिश का कॉस्ट काफ़ी हाई होता है। फिश का डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। और मैं बंगाली हूँ तो मैं तो ज़्यादा फ़िश खाती ही हूँ, तो इसी वजह से नॉन वेज कॉस्ट मेरा ज़्यादा होता है। ये कॉस्ट डिफ़र होता है फैमिली के ईटिंग हैबिट्स के ऊपर। और इसके अलावा भी इंडियन रेस्टोरेंट में हम कभी कभी बाहर चले जाते हैं खाना खाने। इंडियन रेस्टोरेंट का में खाना खाना ज़्यादा खर्चदायक होता है एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन रेस्टोरेंट में। अगर आप मंथ में 2 से 3 बार रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं तो पर डाइनिंग आपको $100 लेके चलना होगा। अगर आप ऑर्गेनिक फूड खाने वालों में से हैं, जैसे कुछ लोग ऑर्गेनिक फूड बिल्कुल नेचर से बना हुआ फूड खाना पसंद करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक सब्ज़ी, ऑर्गेनिक मिल्क, ऑर्गेनिक दाल, ऑर्गेनिक चावल, आटा इत्यादि, तो आपका खर्च और ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद खर्चा ज़्यादा होता ही है मेडिकल इंश्योरेंस में। अमेरिका में मेडिकल खर्चा बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो किसी कारण आपके डॉक्टर विजिट में अगर आपको जाना पड़ता है, सर्जरी या फिर कोई मेडिकल टेस्ट कराने होते हैं, तो आपका बिल अनइमेजिनेबली बहुत ज़्यादा होता है, जो आपके लिए अफोर्ड करना वाकई मुश्किल हो सकता है। अगर आप यूएसए में विजिटर है, किसी रिलेटिव के घर में घूमने आए हुए हैं 1-2 महीने के लिए, और अगर आप स्वस्थ भी लगते हैं तब भी आपको इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। अगर आपके जनरल प्रैक्टिशनर के साथ कोई अपॉइंटमेंट है तो विजिट में ही वो $300 से $400 आराम से ले लेंगे। और अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हुआ आपके हेल्थ के साथ, कोई किडनी स्टोन का दर्द हुआ या कोई फ्रैक्चर हो गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको मान लीजिए इमरजेंसी में भर्ती कराना पड़ गया, अगर रहना पड़ रहा है वहाँ पे, तो उसका तो खर्चा इतना हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए, बात करते करते मैंने बादामी मूड को सर्व कर दिया है, ऊपर से बरिस्ता को फैला दिया है। कितना अच्छा लग रहा है, यम्मी टेक्सचर आया है ना। अच्छा, चलिए वापस आते हैं दूसरे बिल की ओर। यहाँ पे अगर आपको एक अल्ट्रासाउंड भी कराना होता है तो उसका ही खर्चा 50 से 60 हज़ार रुपये आराम से लग जाता है। मेडिकल इंश्योरेंस डिपेंड करता है आपका कितना कवरेज लेंगे। अगर आप एम्प्लॉयड है किसी कंपनी के थ्रू से, तो महीने में $20 से $25 मंथली प्रीमियम भरना पड़ता है। वो कंपनी ही अप्लाई कर देती है, बट आपको प्रीमियम भरना पड़ता है इंश्योरेंस के लिए। इसके अलावा डेंटल और आई इंश्योरेंस अलग से लेना पड़ता है, प्रीमियम भरना पड़ता है अलग से। उसका मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर एक साथ जॉइंटली कवरेज नहीं होता है। मेडिकल इंश्योरेंस सिर्फ आपके हेल्थ के रिलेटेड होता है, और डेंटल का अलग लेना पड़ता है और आई का अलग। इसके अलावा भी अगर बिल की बात करूं तो मोबाइल बिल एक खर्चा है महीने का, जिसको रिचार्ज कराना पड़ता है। उसके लिए $50 से $60 देना पड़ता है, जो कि 3 से 4 हज़ार रुपये हो जाता है। इसके अलावा भी इंटरनेट बिल देना पड़ता है, उसका भी खर्चा $50 से $60 होता है। ये देखिए, बात करते करते मैं ये कटलेट भी तैयार कर रही हूँ, लेकिन इसको मैं जस्ट फ्राई करने में हेल्प कर रही हूँ। ये है प्रॉन कटलेट, ये प्रिपेयर मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, मैं जस्ट इनको तलने में हेल्प कर रही हूँ उनका। ये देखिए, उन्होंने अच्छे से शेप दिया है प्रॉन का। ये अंडे के बैटर में डिप करते हुए, ब्रेड क्रम्स में डिप करते हुए, फिर इसको डीप फ्राई में कर रही हूँ। ये देखिए, सजा के रखा है मेरे हस्बैंड ने मैरिनेट करते हुए। इसका शेप कितना अच्छा लग रहा है। ये याद रखना पड़ेगा जब हम इसको डीप फ्राई करते हैं, इसमें गैस का जो आंच है इसको कम रखना पड़ता है, और इसको अच्छे से देखिए किसी से शेप देना पड़ता है, प्रेस कर करके फ्लैट शेप देना पड़ता है।
ये जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ रही है। अच्छा, हमारा एक और इंश्योरेंस बाकी है एक्सप्लेन करना, वो मैं आपको बताती हूँ। ये गया तेल के अंदर, ये भी अच्छे से फ्राई होगा। ये मैं थोड़ा सा उनको हेल्प करते हुए थोड़ा साइड को फ्लिप कर दूंगी। तो चलिए, बात करते करते मैं अपने लास्ट इंश्योरेंस के बारे में बता दूं। ये देखिए, सर्व कर रहे हैं प्लेट में सैलेड के साथ। वाओ, यमी लग रहा है प्रॉन कटलेट। चलिए, मेरे लिए तो ये प्लेटर सर्व हो चुका है। तो मैं ये खाने से पहले आपको बता दूं लास्ट खर्चे के बारे में, लास्ट इंश्योरेंस के बारे में, वो है कार इंश्योरेंस। आपको तो पता ही है यूएसए में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उतना अच्छा व्यवस्था नहीं है। उबर वगैरह चलता है पर तब भी काफ़ी खर्च हो जाता है और काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है, काफ़ी झमेला होता है इधर से उधर जाने में, अगर आपके पास खुद का कार ना हो। कार इसलिए सबको रखना पड़ता है। अगर कार रख रहे हैं तो कार का गैसोलीन का खर्च होता है, कार का ईएमआई होता है, कार का इंश्योरेंस होता है, जिसका खर्च बहुत ज़्यादा होता है। $400 से $500, मतलब 30 से 40 हज़ार रुपये महीने का। इसके अलावा अगर आप ऑफिस जाते हैं और अगर किसी टोल वाले रास्ते से जाते हैं तो टोल भी देना पड़ता है एवरीडे एम्प्लॉयज़ को ऑफिस जाने के लिए, या फिर कुछ और काम के लिए कि भी अगर आप रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर्टिकुलर रोड का, तो $5 एवरी डे, मतलब $100 मंथली उसका अलग से रखिए। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गई, अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं, अपार्टमेंट लिया हुआ है, तो उसका एक अलग खर्च होता है, वो है लॉन्ड्री का खर्च। क्योंकि अपार्टमेंट में जो लॉन्ड्री होता है वो ज़्यादातर अपार्टमेंट में बाहर होता है, तो आपको कॉइन्स देकर ही कपड़ों का वॉश करना पड़ता है। तो उसका भी लॉन्ड्री का खर्च अगर आप देखिए तो मंथली खर्च $40 से $50 हो जाता है, जो कि 3000 के करीब करीब हो जाता है। इसके अलावा भी यूएसए में रहते रहते लोगों का काफ़ी चीज़ों का हॉबीज़ शॉपिंग का करने का मन करता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने हॉबीज़ में, अपने शॉपिंग के लिए। तो यही कुछ इम्पॉर्टेंट खर्चे हैं जो कि अनअवॉइडेबल है यूएस में रहते रहते, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो सोचा आप लोगों के साथ मैं थोड़ा आज शेयर कर दूं, तो आज कर दिया। तो आज बात करते करते मैं लास्ट रेसिपी में आ चुकी हूँ, वो है आलू की सब्ज़ी, जो कि मैं रोटी के साथ लेना पसंद करती हूँ रात में। नॉट एवरी डे, आज बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। तो ये बंगाली स्टाइल आलू की सब्ज़ी है। इसमें मैं अदरक को और अपना जो चिली है, ग्रीन चिली, उसको थोड़ा पीस रही हूँ और उसमें आलू की सब्ज़ी में थोड़ा फ्राई होने के बाद डाल दूँगी। मैंने लास्ट नाइट में मटर दाल को सोक करके रख दिया था, तो उसको मैं थोड़ा उबाल भी लिया है मैंने, और इस पानी को भी रख दिया है। तो ये पानी और ये मटर दाल को भी डाल दूंगी आलू की सब्जी में। तो आटा मैंने गूंथ के रखा है, तो इसको बेल के रोटी बाद में बना लूंगी। और ये देखिए, आलू में मैंने सब मसाले डाल दिए हैं, वो अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट भी डाल दिया था मैंने। फ्राई जब तक हो जाए फिर मटर के दाल को भी डाल दूंगी। उसके बाद मैंने थोड़ा टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर डालने के बाद नमक डाल के अच्छे से फ्राई कर लूंगी। ये देखिए, ये मैंने एक अलग से स्पाइस बनाया था। इसमें अमचूर चाट मसाला, रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर किया है। क्यूमिन को थोड़ा सेक लिया है मैंने।
तवे पे, फिर उसका सब डस्ट निकाल के ये मसाला मैं डालूंगी। तो मसाला डाल दिया। सब मसाला डालने के बाद अच्छे से इसको स्टर फ्राई करते हुए इस दाल को भी डाल दूंगी अभी। ये देखिए डालने के बाद किस तरीके से आलू में मैं मिक्स करने वाली हूँ। ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल आलू की सब्ज़ी है जो दुकान में मिलता है हमारे बंगाली दुकान में कलकत्ता में। और फिर वो जो स्टॉक रखा हुआ था दाल का वो भी डाल दिया। अब उबालने तक का वेट करना पड़ेगा। जैसे ही उबाल आ गया अब मैं इसको गैस स्टोव से हटा दूंगी और सर्व करूंगी। आलू गल चुके हैं। तो आज का मेरा इतना ही था व्लॉग। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था आज का व्लॉग तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ किसी दूसरे एक व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।